प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार सिंह बेहाला इंटर कॉलेज धनकौर से आपको कक्षा 10 के वाणिज्य का प्रथम अध्याय पढ़ाऊँगा। प्रथम अध्याय है अंतिम खाते। अंतिम खाते वे खाते होते हैं जो व्यापारी वर्ष के अंत में तैयार करता है। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। सबसे पहले रोजनामचा बनाते हैं। इसके बाद रोजनामचा में लिखा करने के बाद फिर हम लोग खाता बही बनाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग तलपट बनाते हैं। तलपट से हमें इस बात का पता चल जाता है कि खाते गणितीय रूप से शुद्ध हैं और दोनों पक्षों का योग समान होने से गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। लेकिन व्यापार की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि को ये नहीं बता पाता है। इसके लिए हम लोग अंतिम खाता तैयार करते हैं। अंतिम खाते में हम 3 खाते को सम्मिलित करते हैं। वो खाते हैं व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। इसके अंतर्गत हम 3 खाते बनाते हैं। नंबर 1 व्यापार खाता, नंबर 1 व्यापार खाता, नंबर 2 पे लाभ हानि खाता और नंबर 3 पे आर्थिक चिट्ठा। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यापार खाते के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार खाता व्यवसाय के सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके ऋणी पक्ष में हम प्रारंभिक रहतिया, शुद्ध क्रय और सभी प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते हैं, जबकि इसके धनी पक्ष में हम विक्रय और अंतिम रहतिया का लेखा करते हैं। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग करके यह देखते हैं कि ऋणी पक्ष का योग अधिक है कि धनी पक्ष का योग अधिक है। ऋणी पक्ष का योग अधिक होता है और धनी पक्ष का योग कम होता है, तो जो अंतर की राशि होती है उसे हम सकल हानि कहते हैं। इसके विपरीत जब धनी पक्ष का योग अधिक होता है और उससे ऋणी पक्ष का योग कम होता है, तो इसे हम सकल लाभ कहते हैं। इस खाते को बनाने का उद्देश्य होता है कि व्यापार के सकल लाभ और सकल हानि का पता चल जाए, क्रय का विक्रय पे कितना प्रतिशत है, प्रारंभिक रहतिया कितना प्रतिशत है, व्ययों का कितना प्रतिशत है, इस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और पिछले सालों के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इन सब बातों को इसमें हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है प्रत्यक्ष व्यय। ये प्रत्यक्ष व्यय जो है, सबसे पहले ऋणी पक्ष में प्रारंभिक रहतिया आता है। प्रारंभिक रहतिया व्यापार का वह रहतिया होता है जब व्यापार नए साल पे आगे बढ़ता है, तो उसमें जो पहले से बचा होता है, अर्थात जो पिछले साल का अंतिम रहतिया होता है, वो इस साल का हमारा प्रारंभिक रहतिया है। अन्य शब्दों में कहें, जब व्यापार के नए वर्ष की शुरुआत होती है तो शुरू में हमारे पास जो स्टॉक बचा होता है वो प्रारंभिक रहतिया होता है। इसके बाद दूसरा चीज़ है क्रय। क्रय में हम शुद्ध क्रय को यहाँ दिखाते हैं। क्रय जो बाहर से हम कच्चा माल खरीदते हैं, जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं उसका निर्मित माल बनाने के लिए, उसमें हम शुद्ध क्रय निकालने के लिए अगर कुछ सामान में कुछ खराबी है तो उसकी वापसी को घटा देते हैं। कभी कभी इसमें से नमूने में बांट देते हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कभी कभी घर के यूज के लिए निकाल लेते हैं। तो इन सभी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम शुद्ध क्रय निकालते हैं। शुद्ध क्रय में 3 चीज़ें मुख्य रूप से घटाई जाती हैं। नंबर 1 क्रय वापसी। कक्षा 10 के स्तर से क्रय वापसी ही ज़्यादातर मिलेगा आपको। बड़े क्लासों में जब जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिटिकल होते जाते हैं, उसमें ये सब बाकी चीज़ें मिलेंगी। कभी कभी आग से हानि हो जाती है, उसको भी इसमें से क्रय से घटाया जाता है। कभी कभी व्यापारी निजी खर्च के लिए कुछ माल ले जाता है, उसे भी इसमें से घटाया जाता है। कभी कभी प्रचार प्रसार के लिए इसमें से कुछ माल बांट दिया जाता है नमूने के तौर पे, तो उसे विज्ञापन या नमूना के अंतर्गत दिखाते हैं। तो ये सभी खर्चे इसमें से क्रय में से घटा देते हैं। इसके बाद अगला आता है प्रत्यक्ष व्यय। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय
वे व्यय होते हैं जो उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं, वो चीज़ बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो खर्चे करे जाते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे उसको लाने में ढुलाई, मान लीजिए हम लकड़ी के व्यापारी हैं, तो लकड़ी को लाने की ढुलाई, उसको काट पीट के सही करने की मजदूरी, और उसमें जो भी अतिरिक्त खर्चे हैं वो सब इसमें आते हैं। कभी कभी मजदूरी फर्नीचर को लगाने का भी होता है, लेकिन वो उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, तो उसे संबंधित संपत्ति में जोड़ देते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष व्यय का मतलब है कि उसी व्यय में जोड़ना है जो उत्पादन से संबंधित है। जो उत्पादन से संबंधित नहीं है उसे नहीं जोड़ना है। और इन दोनों को, तीनों का लेखा करते हैं। धनी पक्ष में हम विक्रय लिखते हैं। विक्रय को भी हम इसी प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे हमने क्रय को ट्रीट किया था। इसमें भी हम विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा देते हैं। जो माल हम बेचते हैं उसमें किसी में कोई डिफेक्ट हो सकता है, कुछ कमी होगी, तो ग्राहक हमें उसे वापस कर देता है। जो माल वापस करता है उसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। तो व्यापार की सही सकल लाभ निकालने के लिए विक्रय में से विक्रय वापसी को हम घटा देते हैं। इसके बाद आता है अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। इसे भी हम व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाते हैं। इन तीनों को करने के बाद एक शेप में डेबिट में सभी खर्चों को लिख देंगे और क्रेडिट में सभी खर्चों को लिख देंगे। डेबिट के खर्चों को जोड़कर और क्रेडिट के खर्चों को तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। जब दोनों का हम अध्ययन करेंगे तो अगर क्रेडिट का योग ज़्यादा आता है और डेबिट का योग कम आता है तो ऐसी स्थिति में हमें लाभ होगा। इसके विपरीत यदि डेबिट का योग अधिक होता है और क्रेडिट का योग कम होता है तो इस स्थिति में हमें हानि होगी। इसके बाद अगला खाता होता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को जानने के लिए बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले सकल लाभ या सकल हानि को लिखते हैं। इसके बाद सभी अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखते हैं और धनी पक्ष में सभी अप्रत्यक्ष आयों का लेखा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म का प्रयोग किया गया है, अप्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष आय से मतलब होता है जो विक्रय को छोड़कर जितने आय होती हैं ये सब हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब होता है जो उत्पादन से संबंधित व्यय हैं उनको छोड़कर बारंबार प्रकृति के होने वाले व्यय हैं उसे हम इसमें लगाते हैं। जैसे हमने फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर को व्यय नहीं मानते हैं क्योंकि उसका जीवन काल कई वर्षों तक होता है, तो उसे हम संपत्ति मानते हैं। संपत्ति की चर्चा हम अभी आर्थिक चिट्ठा में करेंगे। यहाँ पे अप्रत्यक्ष व्यय वे व्यय हैं जो साल में कई बार होते रहते हैं, बारंबार प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कई प्रकार के व्यय आते हैं, जैसे व्यापार के कार्यालय के खर्चे, इसमें विक्रय को बढ़ाने के खर्चे, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था करने में जो ब्याज देते हैं, कमीशन देते हैं, उसके खर्चे, ठीक है। इसके अलावा नमूने में बांट दिए, विज्ञापन के लिए दिए, इस प्रकार से बहुत सारे खर्चे इसमें आते रहते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय से ही आपका फंडा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। व्यापार खाते और लाभ हानि खाते बनाते समय आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमने बताया व्यापार खाते में हम प्रत्यक्ष व्यय का लेखा करते हैं। प्रत्यक्ष व्यय कौन से व्यय होते हैं? जो उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे इस समय संकटकालीन स्थिति चल रही है तो ज़्यादातर लॉकडाउन चल रहा है हर जगह। इस स्थिति में आपको ऐसे मजदूरों को भी मजदूरी देनी पड़ रही है जो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इससे रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो ये खर्चा अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इसे हम लाभ हानि मानेंगे। लेकिन कहीं उत्पादन कार्य चल रहा है, वहाँ मजदूरी दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष खर्चा होगा। मजदूरी है, दोनों चीज़ मजदूरी है, तीसरी चीज़ भी मजदूरी है, संपत्ति को लगाने की मजदूरी। लेकिन मजदूरी हम ना बोल के प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि व्यापार खाते में हम प्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं जो उत्पादन संबंधित है, जो उत्पादन कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा उसमें लिखते हैं। लाभ हानि खाते में उसके बाद के खर्चे लिखते हैं, लेकिन वो बारंबार हो रहे हैं और जो साल भर के अंत में कई बार हो रहे हैं, तो इस टाइप के खर्चों को इसमें लिखते हैं। इसी प्रकार इसके धनी पक्ष में अप्रत्यक्ष आय को लेखा करते हैं। अप्रत्यक्ष आय का लेखा करने के बाद दोनों तरफ का हम टोटल चेक करते हैं। डेबिट के सभी आइटम का चेक कर लेंगे
और क्रेडिट के भी सभी आइटम का टोटल हम चेक कर लेंगे। फिर देखेंगे दोनों तरफ में किधर की स्थिति ज़्यादा है। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है और डेबिट पक्ष का योग कम है तो इसमें से इस राशि को घटा के अंतर की राशि को हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे या शुद्ध लाभ लिखेंगे। अगर इधर का योग ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिट का पक्ष का योग कम हो रहा है तो अंतर की राशि को इधर बाई ग्रॉस लॉस लिखेंगे। फिर से एक बार सुन लें। इसमें सबसे पहले व्यापार खाते का सकल लाभ अगर है तो इधर लिखते हैं और सकल हानि है तो इधर लिखते हैं। इसके बाद जितने अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो बारंबार प्रकृति के हैं, साल में कई बार होते रहते हैं, उनको इसमें हम लिखेंगे। धनी पक्ष में हम जैसे छूट मिला, कमीशन मिला, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं उनको हम लिखेंगे और दोनों का फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किधर का खर्चा ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है कि आय ज़्यादा है, और दोनों के अंतर की राशि अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो इसे हम शुद्ध लाभ निकाल लेंगे और डेबिट का योग ज़्यादा है तो इधर शुद्ध हानि निकाल लेंगे। इंग्लिश में उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे इधर बाय नेट लॉस कहेंगे। तीसरा है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, ये एक दिन की स्थिति की बताता है। व्यापार खाता और लाभ हानि खाता जो होता है उसमें हमें साल भर की स्थिति का पता चलता है कि साल भर में कितना सकल लाभ हुआ, साल भर में कितनी सकल हानि हुई। जबकि आर्थिक चिट्ठे में ये बात एक दिन के लिए पता चलती है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा दिन की पता नहीं चलती है, इसलिए इसे हम कहते हैं आर्थिक चिट्ठा एक दिन की स्थिति को बता देते हैं। ये खाता दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग जो होता है वो बायां भाग दायित्व पक्ष के लिए होता है और दूसरा भाग जो होता है वो संपत्ति पक्ष के लिए होता है। 10वीं की स्टैंडर्ड में तो बस यही जानना है आपको, फिर भी आपके जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा और इसमें एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दे देता हूँ जो आगे चल के आपको काम आएगा। इसके दाएं पक्ष में दो प्रकार के क्रम में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। एक अस्थायित्व क्रम होता है और एक अस्थायित्व क्रम होता है और एक तरलता क्रम होता है। अस्थायित्व क्रम होता है जो अस्थायी संपत्तियों को प्रेफर करते हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे तरल वाली संपत्तियाँ होती हैं उसको नीचे दिखाते हैं। और एक होता है तरलता क्रम जिसमें तरल चीज़ को जिसको हम पैसे में जल्दी बदल सकते हैं उसको पहले दिखाते हैं और उसको फिर बाद वाले को बाद में बताएंगे। आर्थिक चिट्ठा बनाने को 10वीं में जो सेव दिया गया है ये टी टाइप का सेव दिया गया है, जबकि अब जो कंपनी अधिनियम द्वारा मानक बनाए गए हैं उसमें हमें वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, क्षैतिज रूप में बनाकर ऊर्ध्वाधर रूप में बनाना है। यहाँ पे आपको दायित्व पक्ष के कुछ मदों के बारे में आपको बताते हैं। दायित्व पक्ष में 10वीं के स्टैंडर्ड से सबसे पहले आता है आपको पूंजी। पूंजी जिस रोकड़ माल और संपत्ति से व्यापारी व्यापार शुरू करता है वो उसकी पूंजी कहलाती है, उसे हम दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। ये खाता जो है दो भागों में होता है। इधर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पूंजी। पूंजी को लिखते समय एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि इसमें हम शुद्ध लाभ को जोड़ देते हैं और अगर शुद्ध हानि होती है तो उसको इसमें से हम घटा देते हैं। पूंजी लिखने के बाद हम बाहरी दायित्वों को लिखते हैं, जैसे बाहर से कितना ऋण लिया गया है, ठीक है, उन सबको हम लिखते हैं। इसके बाद चालू दायित्वों को लिखते हैं। चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो साल भर में कई बार चेंज होते रहते हैं, जैसे लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, ठीक है, देय बिल इत्यादि। इसी प्रकार संपत्ति पक्ष में भी कई कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम अस्थाई संपत्ति को लिखते हैं। अस्थाई संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जिसको हम आसानी से बेचकर तुरंत पैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जिनका जीवन काल बहुत अधिक होते हैं, जैसे आपका भवन है, फर्नीचर है, ठीक है, मशीन है इत्यादि। इसके बाद आता है कुछ संपत्तियाँ, अमूर्त संपत्तियाँ भी होती हैं, जैसे ख्याति हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको भी हम लिख लेते हैं। फिर हम कहीं पे विनियोग किए हुए हैं, पैसा अपना जमा किए हुए हैं, उसे भी हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद चल संपत्तियाँ, जैसे इधर चल दायित्व थे, इधर क्या है, चल संपत्तियाँ हैं। चल संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जिसे हम साल भर में कई बार चेंज होते रहते हैं, जैसे इसमें अंतिम रहतिया भी आ जाता है आपका,
देनदार आते हैं, रोकड़ आते हैं, बैंक के शेष होते हैं, ये कई बार चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा समायोजना वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें के भी कुछ मदे इसमें आते हैं, जैसे उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय इत्यादि। इसी प्रकार समायोजना वाले चैप्टर से इसमें भी आएंगे आपके अदत्त व्यय, ठीक है, अनुपार्जित आय, वो सब खर्चे इसमें आएंगे। इसके बाद आपको हम एक व्यवहारिक प्रश्न के द्वारा इस पूरे पाठ को समझाएंगे। एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तलपट की सहायता से 31 मार्च 2010 को समापन वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार कीजिए। इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, किनको कहाँ दिखाएंगे, पहले हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया हम बताए थे, इसे व्यापार खाते के हम कहाँ दिखाते हैं, ऋणी पक्ष में। प्रारंभिक रहतिया वो रहतिया होता है जो वर्ष के व्यापार शुरू करते समय हमारे पास पहले से बचा होता है, यह पिछले साल का अंतिम रहतिया होता है। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे, टीआर के डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय क्या होता है, क्रय और विक्रय ये दोनों व्यापार खाते के मदे हैं। जब कच्चा माल हम खरीद कर लाते हैं वो हमारा क्रय होता है, जो हमारा फिनिश गुड्स निर्मित माल है उसे हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि जब हम क्रय और विक्रय को निकालते हैं तो इसमें जो अंतर की राशि है उसका भी हम ध्यान रखते हैं कि इसमें से वापसी अगर कोई हो उसे घटा देते हैं, विक्रय की वापसी विक्रय से घटा देते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं है दिया है कि नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है तो इसे भी हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे। क्रय को ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अगला इसमें है मजदूरी। मजदूरी जो है उत्पादन से संबंधित खर्चा है। मजदूरी को हम बताए थे कि मजदूरी देखने से है सामान्यतः हम लोग इसे व्यापार खाते की मद मानते हैं, लेकिन मजदूरी तीनों में जा सकते हैं, लाभ हानि में भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी मजदूरी कहाँ जाएगी, उत्पादन से संबंधित तो है नहीं, लेकिन ये खर्चा है तो अप्रत्यक्ष खर्चा है, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे तब, लाभ हानि खाते में। लेकिन यहाँ मजदूरी कहाँ है, उत्पादन संबंधित खर्चा मान के हम लोग हल करेंगे, तो ये कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। विक्रय और क्रय वापसी, विक्रय वापसी को हम विक्रय से घटा देंगे और क्रय वापसी को हम क्रय से घटा देंगे, तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है कटौती। कटौती जब हम किसी को जल्दी भुगतान करते हैं तो कटौती मिलती है, और जब हमें कोई जल्दी भुगतान करता है तो उसे हम कटौती देते हैं। इससे अन्य शब्दों में छूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर ये डेबिट साइड में है तो ये हमारा क्या है, खर्च, और अगर क्रेडिट साइड में है तो ये क्या हमारा आय। तो इसे हम क्या दिखाएंगे, पीएल के क्रेडिट में दिखाएंगे। इसके बाद है वेतन। वेतन जो होता है उत्पादन संबंधित खर्चा नहीं होता है। जैसे एक ऐसे कर्मचारी होता है मासिक स्तर पर, उत्पादन के जो कर्मचारी होते हैं वो जनरली दैनिक मजदूरी लेते हैं या साप्ताहिक मजदूरी लेते हैं। वेतन जो होता है मासिक स्तर पर दिया जाता है, ये कर्मचारियों को दिया जाता है, तो ये उत्पादन के कार्यों में संलग्न नहीं रहते हैं सामान्यतः, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, पीएल खाते का, लाभ हानि खाते का मत मानते हैं। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, पीएल में डेबिट साइड में, ठीक है। फिर आता है यात्रा व्यय। व्यापारियों को अपना विक्रय बढ़ाने के लिए या कच्चा माल खरीदने के लिए कई जगह यात्रा करनी पड़ती है, तो इस सब में यात्रा में जो खर्चा होता है ये हमारे उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष व्यय मानकर पीएल का खर्च मानते हैं, तो इसे भी हम पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद किराया तथा कर। किराया जब हम कहीं पे कोई सामान मकान लेते हैं उसके लिए किराया देते हैं, गोदाम लेते हैं उसका किराया देते हैं, दुकान है उसके लिए किराया देते हैं, और कर जो हमारी आय होती है उस पर जो हम कर देते हैं उसे हम कर कहते हैं। तो किराया तथा कर दोनों को हम पीएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको बच्चों, पीएल के डेबिट में। अगला है ढुलाई। ढुलाई जो होता है सामान को
लाने में और सामान को ले जाने दोनों में लगता है। सामान को लाने की जो ढुलाई होती है वो आगत ढुलाई कहलाती है। इसे हम व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। और सामान को ले जाने की जो ढुलाई होती है उसे हम निर्गत ढुलाई कहते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पे ढुलाई के पहले ये नहीं बताया गया है कि कौन सा है। जब आपको बच्चों इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि बताए नहीं कि किस में का है, तो उसे हम क्या मानेंगे, व्यापार खाते मानकर हल करेंगे। तो इसे हम क्या मानेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर है बीमा। बीमा को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। जब हमारे पास कोई संपत्ति है, संपत्तियों को हम सुरक्षित रखने के लिए एक प्रीमियम देकर उसे सुरक्षित करने के लिए बीमा प्रीमियम कराता है, तो इसके लिए जो खर्च होता है वो हमारी राशि कराती है बीमा। बीमा को हम उत्पादन का खर्च नहीं मानते हैं, ये उसको बचाने का खर्चा होता है, इसलिए इसे हम कहाँ मानते हैं, पीएल के डेबिट में। अगला है भवन। भवन क्या है, ये इसका लाइफ काफ़ी दिन तक होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा दिन तक काम करते हैं, तो इसे हम एक प्रकार की संपत्ति मानते हैं। तो इस संपत्ति को अस्थायी संपत्ति के रूप में इसको मानकर आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हम दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है। मशीन के लिए भी यही नियम है। मशीन भी भवन की तरह है, इसका लाइफ काफ़ी दिन तक होता है, ये हमारे व्यापार को चलाने में काफ़ी दिन तक मदद करते हैं, तो इसे भी हम बैलेंस शीट के असेट साइड में मानेंगे। रोकड़ शेष। रोकड़ शेष को हमने बताया था, ये हमारी चल संपत्ति है जो साल भर में चेंज होते रहती है। चल संपत्तियों में 4 नाम बताए थे हम आपको, रोकड़, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है, और इसी प्रकार के जो हैं अंतिम रहतिया, ये चेंज होते रहते हैं। ये सब हमारे क्या है, चल संपत्ति। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी असेट साइड में जाएगा। बैंक शेष। बैंक शेष क्या होता है, जो हमारे खाते में पैसा बचा रहता है, इसे भी हम बैलेंस शीट के असेट साइड में हम दिखाएंगे। इसके बाद आता है पूंजी। व्यापारी जीत राशि से अपना व्यापार शुरू करता है। राशि के मतलब यहाँ इसमें रोकड़ भी हो सकता है, माल भी हो सकता है और संपत्ति भी हो सकता है। तो उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं, और ये व्यापार के शुरुआत में ही लगाई जाती है। इसमें हम क्रेडिट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे इसको, और इसे हम एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें प्रॉफिट को जोड़ देंगे, इसमें प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और अगर लॉस है तो उसे हम घटा देंगे। लॉस है तो उसे हम घटा देंगे। इसके बाद है ऋणदाता। ऋणदाता बड़े सामानों के लिए हैं, जैसे कोई अस्थायी संपत्ति लेने के लिए हैं, तो हमारा अस्थायी दायित्व है। अगर हम उधार माल खरीदे हैं उसके ऋणदाता हैं तो उसे हम लेनदार कहते हैं। दोनों ही स्थिति में ये दायित्व हैं। अंतर क्या है कि ऋण जो होता है अस्थायी संपत्तियों को लेने के लिए होता है, उसका लाइव लंबे समय के लिए होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, दायित्व पक्ष में अस्थायी दायित्व मान लेते हैं। लेकिन अगर लेनदार है तो उसे हम अस्थायी दायित्व मान लेते हैं, अर्थात चल दायित्व मान लेते हैं। देनदार, ये भी हमारा असेट्स का मद है। यहाँ तक आपको पता चल गया। इसमें एक चीज़ और है, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया को हम 2 जगह दिखाते हैं, ये समझनाएँ हैं। इसके अगले हम चैप्टर जो है समझनाएँ पढ़ाएंगे, उसमें पता चलेगा। इस क्वेश्चन में वो दिख नहीं पाया है आपको। क्वेश्चन हल करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसके बाद हम जिस साल के लिए बना रहे हैं उसे लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2010 के लिए बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2010। फिर ये टी टाइप में हम लाइन खींच लेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सबसे पहले हम प्रारंभिक रहतिया को लिखेंगे, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो लिखे टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ 7,802 दिया हुआ है, लिख लिए। फिर दूसरा चीज़ खोजते हैं क्रय। क्रय को हम अंग्रेजी में बोलते हैं परचेज, तो लिखेंगे टू परचेज। इस क्वेश्चन में 24,000 का दिया हुआ था, जिसमें से उसकी वापसी 300 रुपये की थी, वो घटा देंगे। तो 24,000 में से 300 घटकर यहाँ आपके आ गए 23,700। ठीक है। इसके बाद दिया है मजदूरी। मजदूरी हमारा व्यापार खाते का मद है, हम लिख दिए टू वेजेस। फिर ढुलाई टू कैरीज। ये सभी खर्चे प्रत्यक्ष खर्चे थे, इनको इधर लिख लिए। धनी पक्ष में सबसे पहले हम सेल्स को लिखेंगे।
सेल्स 38,800। इसमें से क्या करेंगे हम, वापसी को घटा देंगे। वापसी घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा आया 38,600। इसके बाद अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया को हम दो जगह दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है, इसे हम दो जगह दिखाते हैं। एक तो इसके हम धनी पक्ष में और दूसरा उसके आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। इसके बाद इन दोनों तक का टोटल करेंगे। इधर का टोटल हमारा आ रहा है 50,400, ठीक है। और इधर का टोटल कितना आएगा हमारा 9600, इससे कम रुपया आएगा। तो इस 50,400 को हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लिखेंगे और ये रकम जो होगी ये इसमें से घटा कर आएगी। कैसे आई है, ये है आपका 50,400 माइनस है इसमें से ये आपकी आएगी 23 7 30 31 500 31 9 40 500 40 800, ये 9,600, ये आपका आ गया यहाँ पे रकम। इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सबसे पहले इसमें अप्रत्यक्ष खर्चे सैलरी लिखे, सैलरी, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखे, फिर रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सभी अप्रत्यक्ष खर्चों को हम लिख दिए गए। ये हमारे क्या है, सब इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इन सबको इधर लिख दिए। इसी प्रकार इसकी आय को हम इधर लिख दिए, ठीक है। फिर दोनों पक्ष का अंतर किए। इसमें 9600 और 10,000, ये कितने हो गए हमारे 10,600। और इधर के कितने हो गए थे हमारे, इधर है 4,000 और 500 500 हो गए 5,000 और इसमें 400 और जोड़े 5,400। ये घट कर हुआ आपका 5,200। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, 5,200। इसके बाद अगला खाता बनता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा में सबसे पहले हम बैलेंस शीट लिखते हैं, सबसे ऊपर बैलेंस शीट। इसके बाद एक डेट डालते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2010। इसकी खासियत होती है कि ये एक दिन की स्थिति को बताता है। लाभ हानि खाता और व्यापार खाता जो होता है वो साल भर की स्थिति को बताता है। ये खाता दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है लायबिलिटीज़, फिर उसमें लिखते हैं अमाउंट, फिर दूसरा भाग होता है असेट्स, फिर उसका भाग लिखते हैं अमाउंट। इसमें सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कैपिटल को। कैपिटल में ये 26,000 रुपया हमारा ये है। इसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ये रकम दोनों को जोड़कर ये हो गया 31,200 रुपया। ये हमारे आपके प्रॉफिट हो गए। इसके बाद जो बाहरी दायित्व है, क्रेडिटर्स या लोन, उसे हम यहाँ पे लिख दिए 4,000। फिर संपत्तियों को इस साइड में लिखे। सबसे पहले बिल्डिंग दिया था भवन, उसे हम 8,000 पे लिखे। फिर मशीन दिया हुआ था जिसे हम 4,000 पे लिखे। फिर रोकड़ जो हमारी चल संपत्ति है उसे लिखे 100 रुपया। फिर बैंक का शेष 2700 था उसे लिखे। फिर डेप्टर्स फिर 8,600। फिर क्लोजिंग स्टॉक 11,800। इन दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे। इसका टोटल जो है वो 35,200 आएगा। इसका भी टोटल 35,200 आएगा। इस खाते की खासियत ये है कि इसमें दोनों पक्ष का योग बराबर होता है। लेकिन अगर कभी कभी किसी कारण से इसमें अंतर पाया जाता है तो समझिए कि आपने कहीं कुछ गलती की है, और गलती को सही करने के लिए हम जब तक नहीं पता चलता है सस्पेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं। अगर कभी कभी ऐसा समस्या आती है, नहीं होता है, तो इस रकम को अगर रख लेंगे, इधर का टोटल ज़्यादा है इधर कम है तो सस्पेंस यहाँ आ जाएगा। इधर का टोटल ज़्यादा है इधर का कम है तो सस्पेंस इधर आ जाएगा। आज का क्लास आपका बच्चों समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों। आज का क्लास इतना ही था। आज आपने सीखा अंतिम खाते किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। अगले क्लास में हम आपको समायोजनाओं के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी समायोजनाएँ होती हैं और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं।